Thank you, sir. अब effect of the set off, what will be the effect of the set off? Set off is the claim of the defendant. अगर कोई सवाल करे क्या डिफेंडेंट प्लेंट दाखिल कर सकता है, तो नॉर्मली तो आंसर इज नो, डिफेंडेंट ओनली फाइल रिटन स्टेटमेंट। लेकिन अगर सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी हो तो कह सकते हैं यस, डिफेंडेंट इन इज रिटन स्टेटमेंट फाइल कैन क्लेम सेट ऑफ जो डिफेंडेंट की प्लेंट होती है, जिसको हम कहते हैं इट इज़ द प्लेंट ऑफ द डिफेंडेंट। वो प्लेंट डिफेंडेंट क्यों होती है? क्योंकि उसका करेक्टर और उसके स्ट्रक्चर सेम होता है जिस तरह जो है सूट का होता है। वो एक सूट होता है डिफेंडेंट का विद इन द रिटर्न स्टेटमेंट, क्योंकि उसमें फिर वो कोर्ट से जो है रिलीफ मांगता है डिफेंडेंट। उसमें जो है वो सेम उसी तरह, क्योंकि रिटर्न स्टेटमेंट तो डिनायल और एडमिशन और डिनायल होती है, और प्लेंट में तो देयर आर सर्टेन मटेरियल फैक्ट्स होते हैं जो कोई सूट जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करती है। तो उसी तरह सेट ऑफ में भी डिनायल और एडमिशन नहीं होंगे, उसमें मटेरियल फैक्ट्स होंगे जिसकी बुनियाद पे कोर्ट ने उसको रिलीफ देना है। तो वो उसकी नेचर एक सेपरेट सूट की होती है लेकिन विद इन द सेम सूट। तो फिर अगर सेट ऑफ रिटन स्टेटमेंट में सेट ऑफ आ गया तो उसका मतलब है देर आर टू सूट्स, ये दो केस हो जाएंगे जिसको हम कहेंगे जुड़वा, ये दो जुड़वा भाई हो जाएंगे। तो उसमें कोर्ट ने फिर क्या करना है? सर यस, तो जैसे ही रिटन स्टेटमेंट जैसे ड्राफ्ट हो गई उसमें प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस आ गए, पैरा वाइज रिप्लाई आ गई, तो उसी के ही नीचे फिर वो लिखेगा जो है सेट ऑफ बाय द डिफेंडेंट। तो फिर उसके लिखेगा फिर डिफेंडेंट सबमिट्स एज अंडर, फिर पैरा नंबर 1, पैरा नंबर 2, पैरा नंबर 3, पैरा वाइज फिर अपना अब जो क्लेम है उसी तरह लिखेंगे, फिर उसी तरह फिर उसकी सिग्नेचर होगी, वेरिफिकेशन जो है आइडेंटिफाई बाय एडवोकेट, और फिर वेरिफिकेशन। वो सेम स्ट्रक्चर होगा जिस तरह प्लेंट का स्ट्रक्चर है। सेट ऑफ इज दी जो उसका ड्राफ्ट है वो सेम होगा जिस तरह प्लेंट हम ड्राफ्ट करते हैं, और उसी में ही सेम वो 7 ऑर्डर 7 रूल 1 के ही जो है प्रोसीजर उस पर अप्लाई होंगे, वही जो रूल्स हैं सेम उस पर अप्लाई होंगे। और कोर्ट फीस भी उस पर देखें, इन सूट्स जो है कोर्ट फीस जो है प्लेंटिफ देता है, डिफेंडेंट कोर्ट फीस नहीं देता, याद रख लें। डिफेंडेंट सिर्फ जो है वो टिकट्स जो है इन शेप ऑफ जो रिटर्न स्टेटमेंट में 3 रुपए की जो टिकट जो है वो अफिक्स होगी, वही वो टिकट देगा 3 ज़्यादा, लेकिन कोई कोर्ट फीस नहीं देगा, उसको हम कोर्ट फीस नहीं कहते, सही है ना? तो लेकिन अगर वो सेट ऑफ क्लेम करेगा तो फिर उसको अपने सेट ऑफ की कोर्ट फीस देनी पड़ेगी। अगर वो 25 लाख रुपए क्लेम कर रहा है या 5 लाख रुपए या 10 लाख, तो एज पर दी क्लेम डिफेंडेंट विल पे द कोर्ट फीस। तो डिफेंडेंट को जो है उसी तरह उसकी कोर्ट फीस जो है देनी पड़ेगी। तो उसके बाद ही और फिर कोर्ट क्या करेगी? फिर कोर्ट के सामने समझे ये दो केसेस हो गए, एक केस हो गया प्लेंटिफ का, दूसरा केस हो गया डिफेंडेंट का, और दोनों पे ही उसको जजमेंट देनी है। अगर उसमें कुछ टेक्निकलिटीज आती हैं कि अगर प्लेंटिफ का सूट जो है वो डिसमिस हो गया तो ये इसका मतलब नहीं है कि पूरा केस खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद उसको अलग से एक जजमेंट जो देनी होगी। डिफेंडेंट का केस जो है सेट ऑफ इज द केस ऑफ द डिफेंडेंट, उसकी जजमेंट नॉर्मली जो एक जजमेंट आती है उसमें अलग अलग जजमेंट नहीं आएंगी, लेकिन अगर सेट ऑफ होगा तो अगर कोर्ट ने तो अलग से उसके ऊपर भी इश्यूज फ्रेम करने हैं और उसकी भी जजमेंट देनी है। लेकिन वो जो है कॉन्फ्लिक्ट जजमेंट नहीं होंगी। कॉन्फ्लिक्ट जजमेंट का मतलब ये होगा कि उसने प्लेंटिफ को भी कह दिया तुम्हें 30 लाख मिलेंगे और डिफेंडेंट को भी कह दिया तुम्हें 30 लाख मिलेंगे उसके अगेंस्ट। मतलब ये है कि दैट विल बी द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ जजमेंट। जजमेंट जो है वो एक ही जजमेंट कंसीडर होगी, लेकिन दैट विल अप्लाई ऑन बोथ सूट्स। मतलब प्लेंटिफ का क्लेम वो डिसमिस होगा तो ऑटोमेटिकली डिफेंडेंट का क्लेम जरूरी, या दोनों के क्लेम डिसमिस हो सकते हैं, ठीक है ना? लेकिन कोर्ट विल नॉट लेफ्ट द सेट ऑफ इन वेन, वो उसको इस तरह नहीं छोड़ सकती कि प्लेंटिफ का सूट तो डिसमिस कर दिया लेकिन सेट ऑफ पे कोई उसने फाइंडिंग्स नहीं थी। स्टेटमेंट होगी प्लेंटिफ की, सर जो plaintiff will डिफेंडेंट has to file written parabise written reply of the set off, otherwise that will be consider if plaintiff not file written reply, लेकिन तो फिर वो एडमिशन हो जाएगी plaintiff साइड की कि उसने उसका सेट ऑफ मान लिया,
फॉर एग्जाम्पल जिस तरह अभी ये सेट ऑफ किस तरह क्लेम होता है, फॉर एग्जाम्पल दैट इज ए सूज बी ऑन बिल ऑफ एक्सचेंज रुपी 500 एंड बी होल्ड्स अ जजमेंट अगेंस्ट ए फॉर रुपी 1000. ठीक है, द टू क्लेम्स बोथ डेफिनेट पिक्यूनियरी डिमांड्स में बी सेट ऑफ. तो प्लेंटिफ जो है वो 500 रुपये क्लेम कर रहा है बी से, लेकिन बी के पास जो जजमेंट है वो 1000 रुपये की जो है 1000 की है. तो दैट 1000 विल बी एडजस्ट कि वो 500 उसमें से माइनस हो जाएंगे, तो फिर प्लेंटिफ को 500 देने हैं उसको डिफेंडेंट को. और इसमें एक और एग्जांपल है, ए सूज बी फॉर द कंपनसेशन ऑन द अकाउंट ऑफ ट्रेसपास. बी होल्ड्स अ प्रॉमिसरी नोट रुपी 1000 from A and claims to set off that amount against any sum that A may recover in the suit by B may do so for as soon as A recover both sums are definite pecuniary demands. And as we have discussed the condition, a defendant may claim set off if the following conditions are satisfied. Number one, suit must be recovery of money and sum of money must be ascertained. Such sum must be legally recoverable. It must recoverable by the defendant or by all defendants if more than one. It must be recoverable by the defendant from the plaintiff or from all the plaintiff if more than one plaintiff in the suit. It must not exceed the pecuniary jurisdiction of the court in which the suit is brought. Both the parties must fill the defendant's claim set of a same character as they fill in the plaintiff suit. मतलब प्लेंटिफ सूट में जो पार्टीज का करेक्टर होगा जिसको हम जो है हु में ज्वाइन एज अ प्लेंटिफ एंड हु में ज्वाइन एज अ डिफेंडेंट, और उसमें वो कोई एतराज़ नहीं होगा पार्टीज की फॉर्मेशन का, तो उसी पार्टी में से कोई सेट ऑफ क्लेम कर सकती है. लेकिन अगर एरे ऑफ द पार्टीज में सूट का नाम मेंशन नहीं है तो कोई टॉम डिक एंड हैरी विल नॉट कम इन द कोर्ट एंड फाइल द सेट ऑफ. इनिशियली दैट पार्टी हैज़ टू कम इन द रिंग ऑफ दैट सूट. उस सूट की रिंग में उसको दाखिल होना पड़ेगा, कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी. उसका भी तरीकेकार हम पढ़ चुके हैं. ठीक है. नाउ व्हाट इज इक्विटेबल सेट ऑफ. अब इक्विटेबल सेट ऑफ हैज बीन डिफाइंड इन 20 ऑर्डर 20 रूल 19. सब रूल जो है उसकी 19 की क्लॉज जो है 3. Set off is the ascertained amount of money which is recoverable by the defendant against the plaintiff from the same transaction, same character. But on the contrary, equitable set off is not from the ascertained money, but it is जो है unascertained money जो है, जो amount वाजे नहीं है. Equitable set off, the provision of the rule 6 are not exhaustive. Order 8 rule 6 deals with the legal set off, while order 20 rule 19 clause 3 recognized as equitable set off. अच्छा, इक्विटेबल सेट ऑफ जो है वो अनसर्टेन अमाउंट का जो है वो आप रिकवर कर सकते हैं. मतलब कि कोई कंपनसेशन, कोई डैमेजेस जो है आप क्लेम कर रहे हैं और वो इन द आउटकम ऑफ द सूट जो है, अगर या कोई ऐसा एक्ट है जिससे, जिस तरह ए जो है, ए ने गुड्स सप्लाई करने थे बी को, और वो गुड्स जो हैं उसने उसको सप्लाई किए, लेकिन वो गुड्स जो हैं 2009 और उस गुड्स का जो है वो उसके अगेंस्ट ए जो है बी से क्लेम कर रहा है अमाउंट. लेकिन बी कह रहा है कि वो गुड्स जो है उसने मुझे भेजे हैं. गुड्स कहते हैं कुछ सामान जो है, जिस तरह कि एक शेयर से दूसरे शेयर जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं. तो उस गुड्स में से जो है वो कुछ डैमेज हो चुके हैं, वो मुझे कंप्लीट नहीं मिले. तो वो गुड्स जो है अगर उसकी कंपनसेशन मुझे जो है ए ने बी को देनी है, तो वो उसमें जो है दैट इज दी, वो गुड्स डैमेज जो है तो उसका क्या अमाउंट बनता है, दैट विल बी डिसाइड, दैट इज दी अनसर्टेन. वो सर्टेन नहीं है, वो कोर्ट डिसाइड करेगी आफ्टर अनाउंसिंग ऑफ द जजमेंट कि वो डैमेजेस कितने होंगे, कंपनसेशन कितनी होगी. तो इसको हम कहेंगे जो है अनइक्विटेबल set off may be claimed by the defendant in respect of an uncertain sum of money, provided that both the cross demands arise out of the one and same transaction are so connected in the nature and circumstances that they can be looked upon as parts of one transaction. Okay, for example, A sues B to recover 25,000 under a contract. B can claim set off
towards the damages sustained by him due to breach of the same contract. अगर ए ने जो है बी से क्लेम कर रहा है 25,000 एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत, लेकिन बी जो है ए से जो है डैमेजेस कंपनसेशन क्लेम कर सकता है ऑन द पॉइंट ऑफ दैट कि ए ने कॉन्ट्रैक्ट में कोई ब्रीच किया है. अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेट ऑफ एंड इक्विटेबल सेट ऑफ? अब क्लेम क्या होता है इसमें? as far as claim is concerned, a legal set off must be a certain amount of money, but an equitable set off may be allowed even for an uncertain amount of sum of money. Uncertain amount भी जो है equitable, अगर एक amount uncertain नहीं है तो उसको आप equitable set off में claim कर सकते हैं. Is a right, as far as concerned, is a right, legal set off can be claimed as a right and the court is bound to entertain the adjudicate upon it, but on the contrary, an equitable set off cannot be claimed as a right. It is granted at the court discretion and the court may be refused or to adjudicate upon it. Court के लिए जरूरी नहीं है कि उस पर कोई decision दे और वो जरूरी नहीं है कि वो देना है कोर्ट को. That is the discretion power of the court. Same transaction, yes, in a legal set off it is necessary that the cross demands arise out of the same transaction. An equitable set off can be allowed only when the cross demands arise out of the same transaction. तो नॉट नेसेसरी जो है इसमें जो है सेट ऑफ में ज़रूरी नहीं है कि जो है ट्रांजेक्शन जो है वो सेम हो. इसमें डिफेंडेंट प्लेंटिफ के अगेंस्ट जो है कोई अमाउंट जो उसके अगेंस्ट रहता है किसी और ट्रांजेक्शन का है लेकिन करेक्टर सेम है, ठीक है ना, करेक्टर सेम है तो वो उसमें वो उसको एडजस्ट कर सकता है. लेकिन इक्विटेबल सेट ऑफ के लिए ज़रूरी है कि वो ट्रांजेक्शन सेम हो, उसी में ही वो एडजस्ट हो सकते हैं. और जो है लीगली रिकवेबल हो, यस, अमाउंट मस्ट बी लीगली रिकवेबल, बट इन द केसेस वेयर इज fiduciary relationship between the parties, a time barred claim may be allowed by way of equitable set off. अच्छा, only time barred जो है अगर fiduciary relationship हो पार्टीज के दरमियान में तो वो भी क्लेम हो सकता है जिसमें इक्विटेबल सेट ऑफ में. यस, उसमें जो सेट ऑफ में अगर कोर्ट फीस, एज फार एज कोर्ट फीस इज कंसर्न, सेट ऑफ में कोर्ट फीस जो है वो देनी पड़ती है डिफेंडेंट को, लेकिन इक्विटेबल सेट ऑफ में कोर्ट फीस नहीं देनी पड़ती. अब आ जाए